गरीब बुढ़िया इस प्यारे से गांव में एक बहुत खूबसूरत छोटा सा परिवार रहता था। एक दिन रमेश अपने पत्नी से कहता है कि सुनती हो जी, मैं जा रहा हूँ शहर। कुछ दिन बाद लौट कर आऊँगा। तब तक तुम मेरी माँ का ख्याल रखना और अपना भी ख्याल रखना। अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बता देना और मेरी माँ की दवाइयाँ समय समय पे देते रहना। भूलना मत, वरना मेरी माँ फिर से बीमार हो जाएगी। ठीक है ना? ध्यान रखना। तभी उसकी पत्नी कहती है कि ठीक है जी, मैं आपकी माँ की पूरी ख्याल रखूंगी। आप कोई भी चिंता ना करें। अगर आपकी माँ है तो मेरी माँ भी है। मैं आपकी माँ की पूरी ख्याल रखूंगी और आपकी माँ की पूरी दवाइयाँ टाइम टाइम से दे दूंगी। आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से जाइए और कुछ दिन बाद ज़रूर लौट कर आइएगा, ठीक है? अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप फ़ोन करके मुझे बता देना। मुझे आपकी माँ का ख्याल रखने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। मैं आपकी माँ का पूरा ख्याल रखूँगी। तभी सुरेश वहाँ से चला जाता है और शहर के लिए रवाना हो जाता है। उसकी पत्नी किचन में काम करने के लिए चली जाती है और फिर उसकी माँ बाहर से घर के अंदर आती है और अंदर आते समय उसकी माँ कहती है, ओ बहू, कहाँ मर गई? बाहर आ, तुझे थोड़ा मुझे एक गिलास पानी ला, तो बहुत देर से मुझे प्यास लगी है, जल्दी कर बहू। तभी उसकी बहू बाहर आती है और कहती है कि क्या रे बुढ़िया, तू मुझे गाली देती है? आज के बाद इस घर में तू नहीं रहेगी। तू निकल जाएगी इसी वक्त घर से। अगर नहीं निकली तो मैं तुम्हें मार दूंगी। इतना कहकर उसकी बहू घर के अंदर जाती है और एक झाड़ू उठाकर लाती है और उसकी माँ को दे देती है और कहती है कि ये बुढ़िया, ये झाड़ू पकड़, जाके बाहर के साफ सफाई कर। अगर साफ सफाई नहीं करेगी तो मैं तुझे खाना भी नहीं दूंगी और पानी भी नहीं दूंगी और तेरी दवाइयाँ भी तुझे टाइम टाइम से नहीं दूंगी। अगर तुझे अपनी दवाइयाँ चाहिए तो तुझे काम करना होगा, वरना तू बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगी और तेरा बेटा तेरे लिए पागल हो जाएगा। तुझे भी मरना होगा, इसलिए तू बाहर जाके काम कर। अगर अब इस घर में सिर्फ मेरा राज चलेगा। अगर तूने अब बहुत अत्याचार मेरे ऊपर कर लिया है, अगर तू आज से काम नहीं करेगी तो तुझे खाना भी नहीं मिलेगा। इतना सब कहने के बाद रमेश की दादी कहती हैं कि अरे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार भी करती हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तभी उसकी दादी बाहर चली जाती हैं झाड़ू मारने के लिए। कुछ दिन बाद रमेश शहर से लौट कर आता है और अपनी माँ के साथ अपनी पत्नी को बुलाता है और कहता है कि कहाँ रह गई, बाहर निकल। तूने मेरे माँ को क्यों काम करने लिया? फिर उसकी पत्नी बाहर आती है और कहती है कि अपनी पत्नी से, तू इसी वक्त घर से निकल जा। तूने मेरे माँ को क्यों काम करने दिया? तू मेरे माँ को गाली देती है, काम करवाती है। आज से इस घर में तू नहीं रहेगी। अभी के अभी इस वक्त तू इस घर से निकल जा। तभी उसकी पत्नी कहती है कि अजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज से मैं ये गलती कभी नहीं करूँगी, प्लीज़। तभी रमेश कहता है कि तू ऐसी गलती फिर करेगी। जब मैं नहीं था तूने मेरे माँ को काम करवाया, मेरे माँ से सारा काम लिया। अगर मैंने तुझे माफ़ कर दिया तो तू ये गलती फिर से करेगी। इससे बेहतर होगा कि तू इसी वक्त और अभी के अभी इस घर से निकल जा, वरना मैं तुझे मार दूँगा। अभी निकल मेरे घर से। अब तू मेरे घर में रहने लायक नहीं है। अगर तू मेरे घर में रहेगी तो माँ बेटों को अलग करने की पूरी कोशिश करेगी। इतना सब कहने के बाद फिर उसकी पत्नी रोने लगती है और रोते हैं, बहुत ज़्यादा रोने लगती है, देर तक रोती है और फिर रोते रोते उसकी पत्नी शांत नहीं होती है और फिर रमेश उसको देखता है, बहुत चिंता करने लगता है। तभी कहता है कि अच्छा चल, मैं तुझे माफ़ करता हूँ, लेकिन एक शर्त पे। अगर आज से के बाद तूने मेरी माँ को परेशान किया तो मैं तुझे तुरंत घर से निकाल दूँगा। इस तरह सभी लोग खुशी खुशी
घमंडी पंडित। एक प्यारे से गांव में एक बहुत ही प्यारा एक घर रहता था। एक दिन की बात है, रमेश अपनी पत्नी से कहता है कि अजी सुनती हो, मैं आज ऑफिस जा रहा हूँ। अगर कोई सामान तुम्हें लाना है तो बता दो, मैं कोई भी सामान लेकर चला आऊँगा। बाहर तुम मत जाना बाजार लेने के लिए। तभी उसकी पत्नी कहती है कि घर में कोई भी सामान नहीं है खाने के लिए। आज क्या हमारे बच्चे खाएंगे? इसके लिए तो आपको कुछ ना कुछ तो लेकर आना ही होगा, क्योंकि हमारे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। इसलिए आप आते वक्त कुछ लेकर आइएगा। तभी ये सब सुनकर रमेश अपने घर की से निकलकर और गांव से होते हुए ऑफिस की ओर जाने लगता है। उसकी पत्नी किचन में काम करने के लिए चली जाती है। इधर रमेश अपने गांव से होते हुए पहाड़ी इलाकों में जाते हुए उसके गांव से पहाड़ी इलाके के रोड गुजरते थे। वहां से जाने लगता है ऑफिस। तभी उस गांव में एक पंडित आता है और वो गांव से गुजरते हुए सीधे रमेश के घर की तरफ जाता है और उसके घर पहुंचने के बाद सीढ़ियों से ऊपर जाता है और बाहर से आवाज लगाता है कि कोई घर में है, मुझे भिक्षा चाहिए, कोई है तो दरवाजा खोलो। तभी उसकी पत्नी जो दौड़ते हुए गेट के पास आती है और जल्दी जल्दी जाती है, दरवाजा खोल देती है और तांत्रिक को अंदर लेकर आती है और कहती है, तांत्रिक बाबा आप बैठिए, मुझे आपकी क्या सेवा करनी चाहिए? क्या आप मुझे बता सकते हैं मैं आपकी कितनी सेवा कर सकती हूँ? तभी तांत्रिक बैठ जाता है और कहता है कि मुझे तुम अन्न लाओ, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया। तुम्हें मुझे मेरा पेट भरना ही होगा। जाओ बेटा जाओ, मेरे लिए अन्न लेकर आओ। इतना कहता है और फिर जाकर रमेश की पत्नी कहती है, माफ़ कीजिएगा बाबा, मेरे घर में आज अन्न का एक दाना भी नहीं है। मैं आपको कहाँ से लाऊं? अगर अगर आप शाम को आइए तो मैं आपका पेट भर सकती हूँ, क्योंकि अभी इसके मेरे पति घर पे नहीं हैं। और ये सब कहते हुए उसकी पत्नी बहुत घबरा जाती है। तभी तांत्रिक कहता है कि जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, आज के बाद तुम्हारे पति इस घर में कभी लौट कर नहीं आएंगे। तुमने एक पंडित का पेट नहीं भरा जा सका, अब तो तुम्हारा घर के पेट का कभी नहीं भराएगा। और तांत्रिक बहुत ज़्यादा श्राप देने लगता है, पूरे गांव को श्राप देने लगता है। कहता है इस गांव के सभी आदमी मर जाएंगे। और इतना कहकर पंडित बाबा अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। वो गांव से गुजरते हुए जाते हैं और उनको जाते समय बहुत शाम हो जाती है और वो घने जंगलों से गुजरते हुए अपनी गुफा की ओर जाने लगते हैं। अपनी गुफा की ओर पहुंचने के बाद पंडित बाबा अपनी गुफा के अंदर चले जाते हैं। गुफा के अंदर जाने के बाद यहाँ पर रमेश ऑफिस से लौट रहा होता है। तभी उसके सामने अचानक से एक भयंकर चुड़ैल आ जाती है। रमेश उसे देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और चुड़ैल से कहने लगता है कि मुझे छोड़ दो, मेरे दो बच्चे हैं, एक पत्नी है, अगर मैं घर नहीं जाऊंगा तो उन सब भूख के मारे मर जाएंगे। मेरे घर में खाने के लिए भी खाना नहीं है, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं तुम्हारी सारी जो तुम कहोगी मैं तुम्हारा वो करूँगा। तभी चुड़ैल कहती है कि मैंने भी बहुत छोड़ने की और छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन इसी पत्थरों के बीच मुझे मार दिया गया। किसी ने भी मेरी एक ना सुनी, तो मैं तुम्हारी कैसे सुन लूं? तुम्हें तो मरना ही होगा। इतना कहकर चुड़ैल तलवार निकालती है और रमेश की ओर बढ़ती है और रमेश पर हमला कर देती है। रमेश भी बहुत बचने की कोशिश करने लगता है, लेकिन रमेश की एक न चली और रमेश मर जाता है। चुड़ैल ऐसे करके गांव के सभी लोगों को मार देती है। द एंड। स्टोरी समाप्त हो गई। भूतिया सोसाइटी।
इस प्यारे से गांव में एक बहुत सा प्यारा एक छोटा सा परिवार रहता था। वहाँ के सभी गांववासी बहुत डरे हुए थे, क्योंकि उस गांव में एक भूत का साया आ गया था, जो कि सभी लोगों को डरवा कर रखी है। और ये इसी बातों को टेंशन में लेकर सभी पत्नियां अपने पति को बहुत ज़्यादा ही समझाने लगती हैं कि भूत वाले रास्ते से मत जाइए। तभी महेंद्र ये बात सुनकर अपने पति के ऊपर क्रोधित हो जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम ये सब फालतू की बातें मुझसे मत बताया करो। तुम्हारी ये सब फालतू की बातें सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। अगर तुम्हें ये सब फालतू की बातें मुझसे करना हो तो आगे से तुम मुझसे बातें मत करना। इतना कहकर रमेश ऑफिस के लिए निकल जाता है। जैसे वो वापस जा रहा होता है गांव से गुजरते हुए, तो वो देखता है कि गांव के लोग सभी भूतों के बारे में बातें कर रहे होते हैं। इन सबको नज़रअंदाज करते हुए महेंद्र ऑफिस की ओर जाने लगता है और सभी लोग ये बातें कर रहे होते हैं। वहां से गांव का मुखिया गुजरता है और ये सब बात सुनकर उनके पास जाता है और पूछता है कि तुम लोग क्या ये भूतों की बातें लगा कर रखे हो? अगर गांव वाले को डरवाना ही क्यों है तुम लोगों को? तुम तभी रमेश कहता है कि नहीं मुखिया जी, हमारा ऐसा काम नहीं है। गांव में सच में, जो गांव से रास्ता गुजरता है वहां पर एक सच में भूत का साया हो गया है, जो कि किसी भी लोगों को वहां से गुजरने नहीं देती। अगर कोई भी वहां से गुजरता है तो उसे मारकर खा जाती है। इसलिए हम लोग बहुत डरे हुए हैं। अगर आपकी अनुमति हो तो हम लोग वो रास्ता छोड़ दें, क्योंकि अगर उस रास्ते से कोई भी गुजरेगा तो उसका मरना निश्चित है। इसलिए हम लोग आपसे आ ही रहे थे मिलने। तभी मुखिया पुलिस के पास फोन लगाता है और पुलिस से बहुत देरी तक बातें करते हुए पुलिस को सारे गांव की घटनाओं के बारे में बताता है और कहता है पुलिस से कि तुम जल्दी यहाँ पर आ जाना, क्योंकि मेरे गांव के लोग सभी बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। इतना कहकर मुखिया बहुत सारी परेशानी पुलिस को बताने लगता है और परेशानी बताते बताते वह फोन रख देता है और सभी लोग अपने घर की ओर जाने लगते हैं और अपने घर की ओर सभी लोग चले जाते हैं। कुछ देर बाद पुलिस गांव में आता है और मुखिया के घर को खोजते हुए मुखिया के घर की ओर जाने लगता है और पुलिस मुखिया के घर की ओर चला जाता है और मुखिया के घर के पास जाने के बाद मुखिया के घर के अंदर जाता है तो देखता है मुखिया वहाँ पर बैठा रहता है। मुखिया के पास जाता है और वहाँ पर खड़ा हो जाता है और मुखिया से कहता है कि आपका कौन सा काम है? आपने मुझे इतना अर्जेंटली बुला लिया। मुझे कहीं और जाना था। तभी मुखिया कहता है सारी भूतों की कहानी पुलिस को सुना देता है और पुलिस ये सब बातें सुनकर मजाक में ले लेता है और फिर उसकी सारी बातें मुखिया पुलिस को सुनाता है और फिर जाकर ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं हमारे गांव में, हमारे गांव के लोग ये रास्ता छोड़ने के लिए कह रहे हैं। ये सब बातें मुखिया सारी ही पुलिस को बताने लगता है और सारी बातें बताने के बाद पुलिस सोच में पड़ जाता है और फिर जाकर पुलिस उस गांव का परेशानी को समाप्त करने की कोशिश करता है और उस जंगल वाले रास्ते के बारे में सोचते हुए पुलिस धीरे धीरे से जंगल की ओर जाने लगता है और जंगल की ओर जाते हुए पुलिस बहुत गंभीर समस्या में सोच रहा था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो गांव वालों को डरवा रही है। और फिर वो काली हवेली के पास जाता है, वहां पर देखता है खंडहर रहता है और उस हवेली के अंदर जाता है तो वहां पर तीन तीन आत्माओं का साया देखकर पुलिस बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। और तभी उसके पास एक चुड़ैल आती है जिसके पास सरकटा दाना रहता है और वो चुड़ैल उससे कहता है पुलिस की मुझे छोड़ दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अभी यहाँ से बाहर चला जाता हूँ। तभी चुड़ैल कहती है, मैं मैंने भी 2 साल पहले ऐसे ही विनतियाँ की थी, लेकिन कुछ लोगों ने मेरी एक ना सुनी और मुझे भी मार दिया, मेरे बच्चों को भी मार दिया, सब खत्म कर दिया। इसलिए इस हवेली में जो भी आता है मैं उसे मारकर उसका खून पी जाती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत छोड़ने की कोशिश की लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की।
इसलिए मैं ना ही किसी की मदद करती हूँ, ना ही किसी की मदद करने देती हूँ। अब तू भी मरेगा, तेरा भी खून मैं पी जाऊंगी। चुड़ैल ये सब बातें उससे कहती है और एक तलवार निकालती है और पुलिस वाले के पास जाती है, पुलिस पर हमला कर देती है। पुलिस भी बहुत बचने की कोशिश करता है लेकिन चुड़ैल उसे मार देती है।